नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का। ये है भाग 17। 16 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है पॉलिटी के नाम से, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये लोगो है जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का ये बटन, इसको जरूर प्रेस कर दें, जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये नोटिफिकेशन बेल है, इसको जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो हमने कवर किया था अनुच्छेद 352, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इस भाग में हम देखेंगे इसके आगे जो भी है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, और उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति कवर करेंगे और राष्ट्रपति में हम देखेंगे योग्यताएं, नामांकन, निर्वाचन प्रक्रिया, उसकी शपथ, पदावधि, पद रिक्त कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम आज यहाँ तक देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप इसको पूरा देखें। देखिए, राष्ट्रपति शासन आपातकालीन प्रावधान ही चल रहा है, इमरजेंसी प्रोविजंस में है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में राष्ट्रपति का अपना शासन लगा सकता है। इसका आधार क्या होगा, राष्ट्रपति शासन का आधार क्या होगा, तो यही दो अनुच्छेद है, 356 और 365। अब इसमें क्या है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 355 में आर्टिकल 355 में क्या कहा गया है। तो इसमें संविधान ने केंद्र को दो कर्तव्य दिए हैं। पहला कर्तव्य ये है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करेगा। राज्य की रक्षा करना है कि राज्य में कोई अशांति ना होने पाए और कोई बाहरी आक्रमण ना होने पाए। और दूसरा ही उसका कर्तव्य ये होगा कि वो ये सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे, राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करे। ये दो कर्तव्य हैं केंद्र के, जिनको वो उनको राज्य से पालन कराना है और एक राज्य की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 356 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर होती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो अगर राज्य, ये कर्तव्य जो दिया गया है केंद्र को अनुच्छेद 355 के 2 में, ये एक है ये 2 है। तो अगर राज्य की सरकार जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के, संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रही है तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा है, अगर किसी केंद्र कोई निर्देश दे रहा है और उस निर्देश का पालन करने में राज्य असमर्थ है, राज्य केंद्र का निर्देश का पालन नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तब अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार या राष्ट्रपति अपने हाथ में राज्य का शासन ले सकते हैं। तो ये दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 356 में भी हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, अनुच्छेद 365 में भी हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। बस 356 में प्रावधान है संवैधानिक तंत्र की विफलता और 365 में है कि केंद्र के निर्देशों का पालन न करना। अब समयावधि देख लेते हैं कि जैसे हमने देखा था राष्ट्रीय आपातकाल में उसकी समय कितनी रहती है, वो संसदीय अनुमोदन कैसे होता है। यहाँ भी हम देते हैं जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है उसकी समयावधि क्या है और संसदीय अनुमोदन क्या है। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा होगी। पहले तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा। 2 माह के अंदर जब राष्ट्रपति घोषणा कर देगा कि हाँ आज से इस राज्य में राष्ट्रपति हमारा शासन चालू हो गया है, तो 2 माह के अंदर दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और संसद के दोनों सदन हैं ये, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, नहीं पारित हुआ तब तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो 6 माह तक ये वैलिड रहेगा, मतलब 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब 6 माह के बाद फिर से अगर राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है उस राज्य में, तब क्या होगा कि पुनः यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिर दोनों सदन सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे और फिर वो 6 माह के लिए आगे बढ़ जाएगा। अब हो गया टोटल 1 वर्ष, एक बार 6 माह और दोबारा फिर 6 माह। अब 1 वर्ष के बाद भी अगर राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है, अगर 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा है, 1 वर्ष के बाद भी उसे बढ़ाना है, तब क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए, 1 वर्ष के बाद भी अगर बढ़ाना है राष्ट्रपति शासन, तब क्या होगा, 2 परिस्थितियां होनी चाहिए। पहली, यदि भारत में या उसके राज्य में या किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तब 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा कंडीशन ये होगी कि यदि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ये प्रमाणित कर दे, ये कहे कि भाई राज्य में ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहाँ चुनाव कराना संभव नहीं है, तब 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। और ये प्रावधान
44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ही जोड़ा गया है कि 1 वर्ष के बाद अगर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना है तो इन 2 कंडीशन का होना अनिवार्य है। ये प्रावधान 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए, ये तो बात हो गई कि राष्ट्रपति शासन लगा है और संसद ने अनुमोदन कर दिया है। अब बात ये आती है, अगर लोकसभा विघटित हो, 2 कंडीशन है। एक तो यदि लोकसभा विघटित हो, राष्ट्रपति शासन तो लग गया लेकिन लोकसभा विघटित है। दूसरा, यदि लोकसभा विघटित तो नहीं है लेकिन 2 माह का समय है अनुमोदन के लिए, हाँ भरने के लिए, हामी करने के लिए 2 माह का समय है। 2 माह के भीतर ही मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और लोकसभा विघटित हो जाए, अनुमोदन नहीं किया, विघटित हो गई, तब क्या होगा? सेम कंडीशन जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में था, नई लोकसभा का इंतजार करेंगे, तब तक राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित कर दे। दूसरा, नई लोकसभा का इंतजार करेंगे, जैसे ही नई लोकसभा की प्रथम बैठक होगी, प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर ये प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए, और नहीं पारित होगा तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या होते हैं? जब राज्य में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य में क्या परिवर्तन होते हैं? देखो, राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। पहला, राज्य सरकार का कार्य अपने हाथ में ले लेता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य सरकार का पूरा कार्य राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। फिर उस राज्य सरकार का कोई महत्व नहीं रहता, मतलब महत्व नहीं कहने का आशय है कि राज्य सरकार अब शासन नहीं चलाती है। दूसरा, राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग करे, यानी राज्य सूची के विषय पे जो कानून बनाना है वो राष्ट्रपति ये कह सकता है कि भाई अब यहाँ पर राज्य विधायिका कानून ना बना के संसद कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल के हाथों में शासन दे देता है, राज्यपाल शासन चलाता है। संसद राज्य विधानसभा के विधेयक और बजट को पारित कर सकती है। यदि राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्य विधानसभा का जो विधेयक होगा और राज्य विधानसभा का जो भी बजट होता वो बजट संसद पारित कर सकती है। राष्ट्रपति या संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी निलंबित नहीं होता है। हाँ, राज्य विधानसभा अगर चाहे तो इसे वापस ले सकती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल था अनुच्छेद 352 के तहत आर्टिकल 352 के तहत लगा था, उसमें था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो 6 माह तक वैलिड रहेंगे। जो भी उस समय कानून, आपातकाल के समय जो कानून राष्ट्रपति या संसद बनाएगी वो 6 माह तक वैलिड रहेंगे। और इसमें है, राष्ट्रपति शासन में है कि राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति या संसद द्वारा जो भी राज्य सूची के विषय पर या उस राज्य के लिए कानून बनाया गया होगा वो कानून निलंबित नहीं होगा। राज्य विधानसभा चाहे तो उसको वापस ले सकती है। ठीक है, 44 अमेंडमेंट में एक बात और जोड़ी गई है कि ये न्यायिक समीक्षा के योग्य है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप प्रूफ करिए कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो उचित प्रावधानों के आधार पर नहीं लगाया गया है। ठीक है, ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, न्यायालय इसकी समीक्षा करेगी। अगर उसको लगेगा कि ये भेदभावपूर्ण है तो राष्ट्रपति शासन को वो समाप्त कर सकती है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। इसकी उद्घोषणा का आधार क्या होगा? तो वित्तीय स्थिति खतरे में हो, देश कंगाल हो रहा हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में आज तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी उद्घोषणा की जाएगी। 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन जरूरी है, वो भी सामान्य बहुमत से अनुमोदन होगा। और एक बार अनुमोदन हो गया वित्तीय आपातकाल का तो ये अनिश्चित काल तक लागू रहता है। फिर इसे 6 महीने या साल भर बाद दोबारा अनुमोदन नहीं करना। एक बार वित्तीय आपातकाल का संसद द्वारा अनुमोदन कर दिया गया, संसद ने हामी भर दी दोनों सदनों ने, तो ये अनिश्चित काल तक लागू रह सकता जब तक वो दोबारा वापस ना ले। और ये प्रस्ताव कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखिए, राज्य को वित्तीय संबंध में निर्देश देना, केंद्र चाहे तो राज्य को वित्तीय संबंध में कुछ भी निर्देश दे सकता है। और वेतन भत्तों आदि में कटौती भी हो सकती है, वो चाहे केंद्र के सरकारी हो चाहे राज्य सरकार के हों कर्मचारी। चलिए, अब हमारा जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 में इनका प्रावधान किया गया है। हम कुछ इंपॉर्टेंट, जो 52 से 78 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनको हम देखेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति में क्या है, तो ये संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायाधीश, ये सब संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या होगी, इसका नामांकन क्या होगा, निर्वाचन प्रक्रिया। देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मान लीजिए कि आप IAS या IPS या PPS बनना चाहते हैं। आप IAS या IPS बनना चाहते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप अपने से इसको कंपेयर कर लीजिए कि राष्ट्रपति का पद भी एक पद है और आप जो आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं वो भी एक पद है। तो सबसे पहले आप आईएएस या आईपीएस बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे एलिजिबिलिटी, योग्यता, कि आप इस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगता है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, हम उसके योग्य हैं कि नहीं है, एज कितनी मांगता है या इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम योग्य हैं कि नहीं, तो सबसे पहले आप देखेंगे योग्यताएं। इसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के लिए भी होगी कुछ योग्यताएं जिन्हें अर्हताएं कहते हैं। दूसरा, आप फॉर्म भरेंगे तो राष्ट्रपति भी नामांकन करेगा, ये भी इसका फॉर्म भरना हुआ। तीसरा, निर्वाचन प्रक्रिया, आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। दूसरा, आप फॉर्म भर रहे हैं, फिर तीसरा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसका भी एग्ज़ाम ही है। राष्ट्रपति के पद के लिए ये एग्ज़ाम ही है, इसकी निर्वाचन प्रक्रिया। फेल हो गया तो राष्ट्रपति पद पे नहीं रहेंगे, पास हो गए तो रहेंगे। तो इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम पास हो गए, तब आप क्या लेंगे, शपथ। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। तो ये हो गया, राष्ट्रपति भी शपथ लेगा। फिर आप देखेंगे आपकी पदावधि कितनी है, कितने साल में आप रिटायर होंगे। 60 वर्ष में आप रिटायर हो रहे हैं, पदावधि इसकी भी है, राष्ट्रपति की भी, कि कितने वर्ष बाद रिटायर होंगे। ये 5 वर्ष कार्यकाल है इनका। पद रिक्तता, आप किस आधार पर हटाए जा सकते हैं, ठीक है, आपका पद कैसे रिक्त हो सकता है, राष्ट्रपति का भी पद कैसे रिक्त हो सकता है, आप देख सकते हैं। फिर आपको शक्तियां मिली होंगी, जब आप आईएएस या आईपीएस बने हैं तो आपको शक्तियां मिली हैं जिससे आपको कार्य करना है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति को भी एक शक्तियां मिली होती हैं जिस पे उसको कार्य करना होता है। तो आप बिल्कुल कंपेयर करके बिल्कुल आसानी से इसको पूरा याद कर सकते हैं। आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और फिर जब आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो आपको इसके अंदर की चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो आप इसको कंपेयर करके आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से 78 के मध्य में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा, एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। 60 में शपथ है, ये शपथ देखिए, ये यहाँ पे राष्ट्रपति की शपथ यहीं पे दी हुई है, इसी के अनुच्छेद 60 में, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 में के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। 74 में मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 76 इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी पूछा जाता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने संबंधी प्रधानमंत्री का दायित्व। प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी निर्णय से राष्ट्रपति को मतलब अवगत कराएगा, राष्ट्रपति को उसकी सूचना देगा। देखिए, राष्ट्रपति कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं या योग्यताएं, आप आईपीएस या आईएएस बनना चाहते हैं, आपकी योग्यताएं हो गई। इसी प्रकार से राष्ट्रपति एक पद है, जो राष्ट्रपति आप बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्या योग्यताएं। तो सबसे पहले योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, अर्हित हो मतलब योग्य हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये हैं योग्यताएं। अगर ये सब पूरी करते हैं कंडीशन तो आप भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लाभ के पद का मतलब क्या है, संघ या राज्य या स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण आदि में किसी भी पद पे आप ना हो, ठीक है। ये सब लाभ के पद माने गए हैं। संघ, प्राधिकरण कोई केंद्र का है, कोई राज्य का है, जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, ठीक है, इस पर निदेशक के पद पे, ये लाभ का पद है, आप सैलरी ले रहे हैं, तो आप इस प्रकार के किसी भी प्राधिकरण में अगर आप हैं तो आप लाभ के पद पर माने जाएंगे, ठीक है। लाभ का पद कौन कौन सा नहीं माना जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और संघ, केंद्र या राज्य का कोई मंत्री, तो ये सारे पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए, ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस थे, उन्होंने क्या किया था कि जब चुनाव लड़ना था उनको, तब उन्होंने अपने आईएएस के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो लाभ का पद होता है, वो राज्य के अधीन आता था, ठीक है, वो अखिल भारतीय सेवा है ये, इसीलिए ये लाभ का पद माना जाता है, इसलिए उनको रिजाइन देना पड़ा था, तब वो चुनाव लड़े थे। नामांकन की बात करेंगे तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। एक लेटर पे 50 प्रस्तावक साइन करें, 50 अनुमोदक साइन करें कि हाँ हम समर्थन करते हैं, तब उनका नामांकन होगा। निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं तो देखिए, इनकी निर्वाचन प्रक्रिया एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होती है, ठीक है। और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद, ये इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है, तो निर्वाचन प्रक्रिया एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होती है, और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा
और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देख लीजिए, इसमें कोई मनोनीत सदस्य कहीं का भी शामिल नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे और राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो सिर्फ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और जहाँ जहाँ यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा है, वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा थी तो वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। तो ये है निर्वाचक मंडल में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन उनको वोट दे सकता है। तो संसद, लोकसभा, देखिए लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा, इन सब के कौन से निर्वाचित सदस्य। अब देखिए, कुल डाले गए मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पे, अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको कुल डाले गए मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं है तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, जो आपने जमानत के रूप में राशि दी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। शपथ, अब देखिए, राष्ट्रपति के रूप में आप चुनाव जीत गए, अब आप शपथ किसके सामने लेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपको शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार हैं, देखते हैं। देखिए, कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कार्य, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अगर कोई कार्य करता है या कार्यकाल के दौरान कोई निर्णय ले रहा है तो उसके लिए देश के किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई मामला नहीं लाया जा सकता। दूसरा, अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से उसे उन्मुक्ति प्राप्त है, छूट प्राप्त है। कार्यकाल के दौरान अगर वो ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको रिजाइन देना होगा, अभियोग लगेगा, रिजाइन देने के बाद में उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। कार्यकाल के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत कृत्य के लिए उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, चलाया जा सकता, अभियोग लगाया जा सकता, लेकिन कार्रवाई, अभियोग लगाने से पहले 2 माह पूर्व उसे नोटिस दीजिए। नोटिस देने के 2 माह बाद आप अभियोग लगा सकते हैं। तो ये उसके विशेषाधिकार हैं। पदावधि इसकी कितनी होती है? तो 5 वर्ष। 5 वर्ष का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद अपने पद से हट जाएगा, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद तब पद से हटता है जब नया राष्ट्रपति आ जाता है। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। कहने का आशय यह है कि 5 वर्ष पूरे होने के पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए और नए राष्ट्रपति आ जाना चाहिए। अगर नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारणवश देरी हो रही है तो ये राष्ट्रपति 5 वर्ष के उपरांत भी अपने पद पर बने रहेंगे। अब पद रिक्तता की बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद किस किन कारण से रिक्त हो सकता है। तो पहला तो 5 वर्ष पूरे हो जाने पर पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, त्यागपत्र दे दे, अगर वो खुद ही त्यागपत्र दे दे, नहीं चाहता है राष्ट्रपति के पद पर रहना। तीसरा, उसकी मृत्यु हो जाए। चौथा, निर्वाचन अवैध हो जाए, भ्रष्टाचार हुआ हो तो सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन अवैध कर दे। और लास्ट है महाभियोग, ठीक है। तो ये सब तो सिंपल है, महाभियोग समझते हैं अब आगे कि महाभियोग क्या होता है। अनुच्छेद 61, संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जाएगा इसे हटाने के लिए। महाभियोग का आधार क्या होगा? तो संविधान का उल्लंघन। पर संविधान का उल्लंघन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, संविधान में इसको भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो बस ये लिख दिया गया है कि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अब देखिए, महाभियोग संसद ही लगा सकता है, राज्य विधानसभा नहीं ला सकती इसको। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस सदन में भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, जैसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिस सदन में लाया जाएगा वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। जिस सदन में भी लाया जाएगा उस सदन के 1/4, जितनी सदस्य संख्या है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही लाया जा सकेगा, ठीक है। दूसरा है 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। जैसे आपको प्रस्ताव लाना है तो आज नोटिस दीजिए, तो 14 दिन बाद 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव सदन में लाइए। मान लीजिए आपने लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में आप प्रस्ताव लेके आए हैं और 2/3 बहुमत से उसे पारित करना होगा, जिसे विशेष बहुमत कहते हैं, ठीक है। तो विशेष बहुमत से आपने प्रस्ताव पारित कर दिया। अब दूसरे सदन में जाएगा वो प्रस्ताव। दूसरा सदन क्या करेगा? आरोपों की जांच करेगा और दूसरे सदन में ही राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार होगा, वो अपना मत रख सकता है। जो सदन पहले आरोप लगा रहा है उसमें राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे, वो प्रस्ताव पारित कर देगा, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन में राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार होगा, अपना मत भी रख सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो जिस दिन से संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाएगा उस तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। और यह भी संविधान में प्रावधान किया गया है कि 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारण से भी रिक्त हो, ठीक है, ये जितने भी कारण हैं,
ठीक है। 5 वर्ष पूरे होने पे त्याग पर मृत्यु निर्वाचन अवैध महाभियोग, इनमें से किसी भी कारण पे अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। मान लीजिए कि इन त्याग पत्र दे दिया या मृत्यु हो गया, निर्वाचन अवैध हो गया, इन 3 कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त होता है, ठीक है, या महाभियोग लगा के हटा दिया गया, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो कोई सीनियर जज, मतलब कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उसको राष्ट्रपति के ही वेतन भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना अनिवार्य है। तो आज का वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। बहुत प्रकार की शक्तियाँ हैं उसके पास। तो हमारा ये चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसको जरूर प्रेस कर दे। नोटिफिकेशन बिल को अवश्य प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।